हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना एक बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा सा और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, जो कि बहुत जल्दी आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको पूरे पूरे 5 मार्क्स दिला के जाएगा आपके नीट एग्जाम में। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और डरने जैसा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है और आपको उससे भी अच्छे तरीके से, जितना आसान है उससे भी आसान करके आपको मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ और आपको बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन से इस चैप्टर को समझाने वाला हूं। तो आपके अंदर उत्सुकता हो रही होगी, सर ये चैप्टर कौन सा है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना पॉलीमर चैप्टर। कौन सा चैप्टर बच्चों? पॉलीमर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो सब्जेक्ट आपका होगा बच्चों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और टॉपिक आज आपका जो होगा बच्चों, वो चैप्टर होगा आपका पॉलीमर्स। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग? पॉलीमर्स पढ़ेंगे। और मेरा नाम मतलब किसके स्टाइल में पढ़ने वाले हो आज आप? आज पढ़ने वाले हो मेरे स्टाइल में, मतलब डॉक्टर एम ए अंसारी सर के स्टाइल में। राइट बच्चों? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ पर चैप्टर है अपने पास में पॉलीमर्स। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का क्या मतलब होता है? पॉली मीन्स होता है बच्चों मैनी, एंड मर मीन्स होता है बच्चों यूनिट, एंड इसी को हम बोल सकते हैं पार्ट। क्या बोल सकते हैं? पार्ट। बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिल करके कोई एक बड़ा सा पॉलीमर बना देती हैं, एक बड़ा सा पार्ट बना देती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल, बस छोटी सी बात में आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि मेरे पास ये कोई एक, समझ लेते हैं कि दीवार है ना। ये घर की कोई एक दीवार है मेरे पास, और ये दीवार बनी हुई होगी बच्चों बहुत छोटी छोटी यूनिट से, बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बनी होगी। राइट? ये बहुत सारी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बनी होगी। इस तरीके से एग्जाम्पल एकदम खतरनाक तरीके से हम लोग सीखेंगे। मान लो ये मेरे पास में जो है छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर के, ईंटों से मिलकर के बनी हुई है दीवार, है ना बच्चों। तो ये दीवार हो गई अपने पास। अब इस दीवार में बहुत सारी छोटी छोटी ईंटें जुड़ी हुई हैं। राइट? तो ये जो छोटी छोटी ईंटें जुड़ी हैं वो हो जाएगा बच्चों हमारा क्या? मोनोमर। क्या हो जाएगा बच्चों? मोनोमर। मोनोमर। जैसे मैंने कहा, मैं एक किसी पर्टिकुलर ईंट की बात करूंगा। राइट? मान लो मैंने बात की इस वाली ईंट की, तो ये जो ईंट है, इस ईंट को हम बोलेंगे कि ये हमारा मोनोमर है। ठीक है? ये रिपीट होकर के एक बड़ी सी दीवार बना दी। जो दीवार है हमारी, वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा पॉलीमर। तो हमने ये जाना, इस ईंट का जो मास होगा, मॉलिक्यूलर मास इसको बोलेंगे, वो बहुत कम होगा, जबकि इस दीवार का मास जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि मोनोमर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत कम होता है, और जो हमारा पॉलीमर होता है उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। तो देखेंगे यहाँ पर, सीखेंगे चीजों को। यहाँ पर आपसे कहा गया, द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा? हाई मॉलिक्यूलर मास। दे आर आल्सो रिफर्ड एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोला जाता है ना बच्चों। चलिए, polymers are high molecular mass compounds formed by joining together a large number of simple molecules called monomers। जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उनको मोनोमर्स, और जो बड़ी सी एक यूनिट बनती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप मोनोमर और पॉलीमर जैसे टर्म से अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके हैं, उसको अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमें बच्चों इस चैप्टर में मेनली तो पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन ही पढ़ना होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए कि पॉलीमर बनता कैसे है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलीथीन की। पॉलीथीन का मोनोमर होता है इथीन। मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ इथीन जो होता है वो C2H4 होता है। और साथ ही साथ अगर हम इसके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लें इसके इथीन के, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मैं दिखाऊंगा कि बॉन्ड बनता कैसे है। बच्चों ध्यान देना जरा, यहाँ पर इधर देखो, बस खाली आप देखो। तो यहाँ से बच्चों बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके फ्री होंगे इस तरीके से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनेगा बच्चों बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? देखो, बॉन्ड बन गया, है ना। और यहाँ से जो वैलेंसी खाली हुई थी वो इस तरीके से खाली होगी, और इसको हम कर देंगे होल एन। सिमिलरली वेरियस मॉलिक्यूल्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से जुड़ेंगे और इसको हम इसी तरीके से होल एन करके दिखा देंगे। जो हमारा एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, ये एन जो है हमारा वो यहाँ पर आ गया, मतलब ये रिपीट होता चला जाएगा सिमिलर। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन हो जाता है पॉलीथीन का। इसका फॉर्मेशन हो जाता है पॉलीथीन का। आपको दिखाया गया कि ये जो एन है आपका कहाँ से कहाँ पर आया है। ये एन जो था आपका वो यहाँ से यहाँ पर आया। राइट? तो इस तरीके से बच्चों पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे, है ना बच्चों। चले, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इथीन मोनोमर है। यहाँ से इस तरीके से हमारा पॉलीथीन बन जाता है, जो कि हमारा क्या है? पॉलीमर है।
द प्रोसेस बाय विच द मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स इज नोन एज अ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या है बच्चों? जब ऐसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में मोनोमर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीमर्स में, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है। तो देखिए मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब होता है हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड। क्या बच्चों? हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड आर कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो क्या है, जितने भी पॉलीमर होते हैं वो जाइंट स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर द सेम इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है ना? जितने भी पॉलीमर होते हैं सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। बट एक बात याद रखिएगा कि ऑल पॉलीमर्स तो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, बट ऑल मोनोमर्स, ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो क्या होगा? पॉलीमर्स आर इसेंशियली अ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट वेयर एज अ मैक्रोमोलिक्यूल में और मे नॉट पासेज। मतलब मैक्रोमोलिक्यूल का जरूरी नहीं है कि वो आपका किसी रिपीटिंग यूनिट से ही बना हो, बना भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है? बट पॉलीमर के लिए ये जरूरी है कि वो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बना होगा। दैट इज, इसका मतलब हुआ बच्चों, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। राइट? क्लियर हुआ बच्चों? चले, इसके बाद हम बात करते हैं बेस्ड, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को बच्चों क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है पॉलीमर का। अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते रहेंगे? क्लासीफाई करते रहेंगे पॉलीमर्स को। टोटल 4-5 तरीके का क्लासिफिकेशन हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है और ये चैप्टर खत्म हो जाता है, बस थोड़ी ही देर में हम लोग इसको करेंगे कंप्लीट। तो बच्चों पहला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के बेसिस पर बच्चों 3 तरीके के, बल्कि हम कह सकते हैं कि 4 तरीके के पॉलीमर हमें मिलेंगे, या हम कहें कि क्लासिफिकेशन हम किस किस बेसिस पर कर सकते हैं, पहले उसको देखते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम करेंगे बच्चों बेस्ड ऑन सोर्स। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, सोर्स का मतलब कि वो कहां से ऑब्टेंड किए जाते हैं, ठीक है ना? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर के बेसिस पर करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होता है। तीसरा इसमें जो हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन वो होगा बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पढ़ते हैं। ठीक है ना? मतलब उसके बनने का तरीका क्या होता है, हाउ आर दे मेड, कैसे ये बने होते हैं। चौथा और लास्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास होगा बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बच्चों इस चैप्टर की समरी यहीं पर हो जाती है, हमें यही क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं और इनके एग्जांपल्स को बार बार पढ़ना है। उन दो मतलब जो बने हुए हैं मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन से हैं, उनके बीच में कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके बेसिस पर हो जाएगा बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। राइट? चले, सबसे पहला क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। तो बच्चों हमारे पास 2 तरीके की चीजें मिलेंगी यहाँ पर, नेचुरल पॉलीमर और आर्टिफिशियल पॉलीमर। एक और होता है हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, उसकी भी बात हम लोग आगे करेंगे। अब जो नाम से पता चल रहा है, नेचुरल पॉलीमर का मतलब होता है पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड एज अ नेचुरल पॉलीमर। क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं। दैट इज प्लांट्स और एनिमल्स। ऐसे पॉलीमर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जो हमें एनिमल से मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास प्रोटीन है, सेलुलोज है, स्टार्च है, सम रेजिन एंड रबर हो जाएंगे। राइट बच्चों? क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद अगला हमारे पास में आता है आर्टिफिशियल पॉलीमर, किसको बोला जाता है? तो ऐसे पॉलीमर जिनको बनाया जाता है, ह्यूमन बनाता है, मैनमेड पॉलीमर होते हैं, उनको बोला जाता है क्या? आर्टिफिशियल पॉलीमर्स, है ना? तो पॉलीमर्स विच आर मेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल पॉलीमर्स। ठीक है ना? अब यहाँ पर 2 चीजें हो सकती हैं, आइदर मेड कंप्लीटली बाय ह्यूमंस और जस्ट बाय मॉडिफाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल पॉलीमर। अब नेचुरल पॉलीमर की प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन अगर करेंगे तो इसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, है ना? और जो आर्टिफिशियल पॉलीमर है, जिसको हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर भी बोलते हैं, वो कंप्लीटली ह्यूमन का बनाया हुआ होगा, उसमें नेचुरल कोई भी चीज नहीं होगी। राइट? चलिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेस में हम बात करेंगे पॉलीमर्स की। तो नेचुरल पॉलीमर हमारे पास में हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पॉलीमर हो सकते हैं, जिसको हम लोगों ने बोला था मैनमेड पॉलीमर। अब नेचुरल पॉलीमर में मेरे पास एनिमल से मिलने वाले पॉलीमर हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन फाइबर, और प्लांट से मिलने वाले हो सकते हैं पॉलीमर, जैसे कि वेजिटेबल फाइबर्स और सेलुलोज फाइबर्स। राइट बच्चों? चले, आर्टिफिशियल पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं मैन मेड पॉलीमर्स या सिंथेटिक पॉलीमर्स। एग्जांपल है हमारे पास पॉलीथीन। पॉलीथीन में क्या नेचुरल चीजें यूज होती हैं? कुछ भी नहीं, ये तो पूरा का पूरा इंसान बनाता है, ह्यूमन बनाता है। राइट? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेज की बात करें तो एनिमल पॉलीमर्स में पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल पॉलीमर। एग्जांपल है सिल्क, फाइब्रियन, वूल, क्रेटिन। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये किसके एग्जांपल है? एनिमल पॉलीमर्स के एग्जांपल है। राइट? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेज की। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेज में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स पॉलीमर। ठीक, प्लांट्स पॉलीमर कौन से होते हैं? जो प्लांट्स से ऑब्टेंड किए जाते हैं, जैसे कि मेरे पास कॉटन है बच्चों, जैसे कि मेरे पास में जूट है, रबर है, जैसे कि हेम्प है, फ्लैक्स है। ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके पास में। लेनिन है, कॉटन, जूट, रबर, फ्लैक्स, हेम्प, लेनिन, ये सारे कहां से निकाले जाते हैं बच्चों? प्लांट से निकाले जाते हैं। तो ये प्लांट्स पॉलीमर होंगे। पेपर जो है, हेम्प से पेपर बनाया जाता है। लेनिन जो होता है प्यूरेस्ट फॉर्म होता है सेलुलोज का। ठीक है बच्चों? तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई। आप यहाँ से सारे डायग्राम देख सकते हो। अब बच्चों सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेस में आपने पढ़ा था बच्चों अभी, आर्टिफिशियल आप खत्म, वो नेचुरल खत्म कर चुके हो, अब आर्टिफिशियल की बात करते हैं। तो आर्टिफिशियल पॉलीमर्स मेरे पास में कितने तरीके के बच्चों? 2 तरीके के, एक सेमी सिंथेटिक और दूसरे सिंथेटिक पॉलीमर्स। राइट? तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? आर्टिफिशियल पॉलीमर्स में सबसे पहली बात हम कर रहे हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स और रीजनरेटेड पॉलीमर्स। अब इसमें क्या होता है? कंप्लीटली ह्यूमन नहीं बनाता इनको,
प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स आर इनहांस्ड बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। केमिकल मॉडिफिकेशन इंसान करता है उसमें, तो उसको बोलते हैं क्या, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। इंटायर पॉलीमर्स आर मेड इन द फैक्ट्रीज, ये सारे के सारे किसमें बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं, राइट। एग्जांपल की मैं अगर आपसे बात करूं तो बच्चों एग्जांपल में सेलुलोज एसीटेट मिलेगा, दूसरा नाम याद रखेंगे रेयन बोला जाता है इसी को। एक सेलुलोज नाइट्रेट मिलेगा जिसको गन कॉटन बोला जाता है, सेलुलोज नाइट्रेट को गन कॉटन बोला जाता है। ब्यूना एस मिलेगा, ठीक है बच्चों, ब्यूना एस, ये है सेलुलोज एसीटेट, ये है आपके पास सेलुलोज नाइट्रेट, और ये है आपके पास में ब्यूना एस, रबर जो होती है, ठीक है बच्चों। चले इसके बाद अब हम बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स की। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, दीज आर मेड बाई, मैन मेड पॉलीमर्स बोल सकते हैं या मेड बाई मैन, ठीक है। अब सिंथेटिक पॉलीमर में मेरे पास पॉलीथीन होगा, मेरे पास में बच्चों नाइलॉन होंगे, मेरे पास में टेफ्लॉन होगा, मेरे पास में बेकेलाइट होगा, ये सारे के सारे पॉलीमर्स होंगे। पॉलीथीन, नाइलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, ये हमें किसमें पढ़ना है, सिंथेटिक में। किससे बने होते हैं, इंसान के जरिए बनाए जाते हैं, इंसान बनाता है, कोई नेचुरल इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन, पॉलीमर्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो बच्चों स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारे पास में लीनियर पॉलीमर्स हो सकते हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर्स हो सकते हैं, और हमारे पास में जो है क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स हो सकते हैं, ठीक है। तीनों के स्ट्रक्चर के हेल्प से आप समझ सकते हो कि लीनियर पॉलीमर्स कैसे होंगे, ब्रांच पॉलीमर्स कैसे होंगे, और क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर्स कैसे होंगे। इनके सबके हमको एग्जांपल्स पढ़ने हैं, उनको हमको अच्छे तरीके से सीखना है। तो बच्चों लीनियर पॉलीमर की बात करते हैं। लीनियर पॉलीमर हमारे इस तरीके के होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स आर लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन पॉलीमर। कैसे होते हैं, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन पॉलीमर्स होते हैं, राइट। दे हैव नो ब्रांचिंग, इनमें किसी तरीके की कोई भी ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। इसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में ही हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर्स, लीनियर पॉलीमर और उसका एग्जांपल। तो लीनियर पॉलीमर में बच्चों एग्जांपल है हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसे बनाई जाती है, इसको अभी हम लोग आगे सीखेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन में, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप्स जो बनाए जाते हैं वो इसका एग्जांपल होगा हमारे पास, पॉलीस्टर्स इसके एग्जांपल होंगे, ठीक है ना, और नाइलॉन्स इसके एग्जांपल होंगे। ये हमारे पास में लीनियर पॉलीमर्स है। कैसे पॉलीमर्स है बच्चों, लीनियर पॉलीमर्स है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर्स की। अभी सबको बनाना भी सीखेंगे, ठीक है ना। ब्रांच पॉलीमर्स ऐसे होते थे हमारे, पॉलीमर्स हैव वन मेन चेन एंड स्मॉल साइड चेन्स और ब्रांचेस, तो तभी तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच पॉलीमर बोलेंगे। इसमें एग्जांपल में हमें लो डेंसिटी को याद रखना है, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है वो इसका एग्जांपल होती है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, शॉर्ट में इसको एलडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एलडीपी बोलते हैं। ये है अपनी लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब तीसरा है हमारे पास क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मतलब क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है। ये जो होते हैं यूजली फॉर्म्ड बाय द बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, एंड इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इनमें पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, राइट। चले हेंस लीडिंग टू नेटवर्क ड्यू टू क्रॉस लिंक्स, इसलिए ये सब मिलके क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है, राइट। अभी इसके एग्जांपल की बात करोगे तो बच्चों एक ही एग्जांपल बहुत अच्छा है आपका, बेकेलाइट। यूज आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में करते हैं, है ना, फोनोग्राफ्स बनाने में करते हैं। मेलामाइन इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जिसको मेलामैक भी बोलते हैं। सभी अभी बनाएंगे अभी हम लोग। रबर इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर में, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके क्रॉस लिंक पॉलीमर के। अब तीसरा क्लासिफिकेशन है मेरे पास, पॉलीमर्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। दो तरीके का पॉलीमराइजेशन बच्चों देखने के लिए मिलेगा, एक हमें मिलेगा एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा मिलेगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स आल्सो नोन एज क्या, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स, राइट। चलिए तो सबसे पहले एडिशन पॉलीमर में चेन ग्रोथ पॉलीमर पढ़ते हैं हम लोग। मोनोमर्स आर एल्कीन, इथीन और एल्काइल एरीन्स, स्टाइरीन्स, ईटीसी। बच्चों बेसिक डिफरेंस जो होता है एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में, वो ये होता है जब एडिशन पॉलीमराइजेशन से एडिशन पॉलीमर बनता है तो कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे HCl, जैसे कि H2O, जैसे कि ROH, जैसे कि NH3, इनका रिमूवल नहीं होता है। जबकि एडिशन के अलावा अगर मैं कंडेंसेशन की बात करूं या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर की बात करूं तो स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे H2O, जैसे अल्कोहल, जैसे NH3, जैसे कोई भी आपका HCl टाइप, इनका रिमूवल जरूरी होता है, मतलब इनका रिमूव होना जरूरी होता है, तभी उसको हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप बोलते हो एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर ना, ठीक है ना। तो चलिए ये बात समझ में आई। पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सिमिलर मोनोमर्स और मेनी टू डिफरेंट मोनोमर्स, मतलब ये सिमिलर मोनोमर से भी बन सकते हैं और डिफरेंट मोनोमर से भी बन सकते हैं। बात समझ में आ जाती है, आ जाती है। जनरली बाई प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म, जनरली इनमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। एडिशन पॉलीमर्स में
अगर मैं बात करूं तो दो कंडीशन, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर या कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर ऐसा पॉलीमर जो एक ही मोनोमर से बना होगा, एक ही टाइप के मोनोमर से, और हेट्रोपॉलीमर ऐसा होगा जो हमारा एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर से मिलकर के बना होगा। अब आते हैं एडिशन पॉलीमर में, होमोपॉलीमर, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर, उसी को क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। एग्जांपल है पॉलीथीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इथाइलिन मॉलिक्यूल्स, जो कि हमारा मोनोमर की तरह काम करता है ना। दूसरा एग्जांपल हमारे पास पॉलीथीन तो है ही है, साथ में पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक, जिससे पीवीसी पाइप्स बनाए जाते हैं। टेफ्लॉन है हमारे पास, जिससे जो है कुकिंग पैंस बनाए जाते हैं। ऑर्लॉन पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल जिसको बोला जाता है, एक्रिलान भी बोला जाता है इसी को, ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। अच्छा, ये सब गुड्डा गुड़िया बनाए जाते हैं बच्चों इससे। उसके बाद आते हैं हेट्रोपॉलीमर या कोपॉलीमर। कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर ऐसा पॉलीमर जो मोर देन वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से बना होगा। एग्जांपल की बात करें तो ब्यूना एस, ब्यूना एन। ब्यूना एस जो है स्टाइरिन एंड 1,3-ब्यूटाडाइइन, इसके दो मोनोमर होते हैं। अगर ब्यूना एन की मैं बात करूं तो इसमें जो है इसी को हम लोग एनबीआर मतलब नाइट्राइल ब्यूटेन डाई ब्यूटाडाइइन रबर भी बोलते हैं। एनबीआर मतलब नाइट्राइल ब्यूटाडाइइन रबर भी बोलते हैं। इसके मोनोमर जो होते हैं वह विनाइल साइनाइड होता है, और प्रोप टू इन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं इसी को, ठीक है ना। विनाइल साइनाइड कैसा होगा स्ट्रक्चर, बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की बच्चों। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये होता है आपका विनाइल, ठीक, इसी से लगा होगा CN, तो ये हो गया विनाइल साइनाइड। और 1,3-ब्यूटाडाइन, इसमें स्टाइरिन और 1,3-ब्यूटाडाइन, इसमें विनाइल साइनाइड प्रोप टू इन नाइट्राइल जिसको बोला जाता है, और 1,3-ब्यूटाडाइन होगा। ये हो गया आपके मोनोमर, इसके किसके, ब्यूना एस के और ब्यूना एन के, दोनों कैसे पॉलीमर है बच्चों, हेट्रो पॉलीमर या कोपॉलीमर है, राइट। चलो एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ से डायग्राम देख करके समझ सकते हो, ब्यूना एस रबर, ठीक है। चलिए इसके बाद कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो होते हैं वो हमारे क्या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स कहलाते हैं, हाँ बिल्कुल कहलाते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स होंगे, ठीक है। पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, दो तरीके के मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और एक खास बात बताई थी, स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज अ वाटर और अल्कोहल ईटीसी का रिमूवल होता है, इज एलिमिनेटेड, इनका निकलना जरूरी होता है। अगर ये नहीं निकला तो फिर हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स नहीं बोलेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो होते हैं हमारे होमो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं, ठीक है ना। होमो कौन से होंगे, जो सेम टाइप से मिलकर के बने होंगे, वही सेम डेफिनेशन। एग्जांपल में बच्चों होमो में नाइलॉन 6, सेलुलोज और स्टार्च मिलेगा। मेनली हमें यहाँ पर नाइलॉन के बारे में पढ़ना है, सेलुलोज और स्टार्च हम लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात करते हैं बच्चों, उसमें जो है हेट्रो पॉलीमर की बात कर रहे थे, और कोपॉलीमर भी बोला जाता है उसको, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर के बना होगा। एग्जांपल की बात करोगे तो बच्चों टेरिलीन, जिसको हम लोग डेक्रॉन भी बोलते हैं, इसके दोनों मोनोमर्स जो होते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिफ्थैलिक एसिड होते हैं, अभी आगे बात करेंगे। नाइलॉन 6, इसके दो मोनोमर हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड होते हैं, वो भी बात करेंगे अभी हम लोग आगे, ठीक है ना। तो ये नाइलॉन से बनी हुई चीजें हैं आपके पास, ठीक है। बेकेलाइट की बात करेंगे तो बेकेलाइट ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, बेकेलाइट से बनी होती हैं, राइट। चलो इसके बाद ये सब बेकेलाइट का कमाल है, ये सब बेकेलाइट का कमाल है बच्चों, किसका कमाल है, बेकेलाइट का। तो कंडेंसेशन पॉलीमर भी मतलब मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे लास्ट क्लासिफिकेशन की, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर बच्चों हमारे पास चार तरीके के पॉलीमर होते हैं। पहले मैं दो को कंपेयर करूंगा, फिर दो को कंपेयर करूंगा। पहले कंपेयर कर रहे हैं इलास्टोमर को और फाइबर को। तो बच्चों इलास्टोमर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट फोर्स होता है, कैसा होता है, वीकेस्ट फोर्स। जबकि फाइबर्स में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, क्या पाया जाता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इसमें, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म में होता है। इसमें वंडरवाल्स फोर्स होता है, इलास्टिसिटी होती है इनमें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड रखते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी होती है। ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, बल्केनाइट रबर। बच्चों कोई भी रबर, जो भी रबर सुनी हो आपने वो इलास्टोमर, ठीक है ना, सबसे आसान तरीका। और फाइबर में नाइलॉन 6 हो जाएगा, नाइलॉन 6 हो जाएगा, टेरिलीन हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरे हैं हमारे पास थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। क्या, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो फाइबर से कम होता है और इलास्टोमर से ज्यादा होता है। फाइबर से कम और इलास्टोमर से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो क्या लिखा गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट इन स्ट्रेंथ बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। बात समझ में आई। चलिए इसके बाद पॉलीमर डज नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। थर्मोसेटिंग पॉलीमर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इलेक्ट्रिकल स्विचेज जो होते हैं उनको उठा करके जला करके देखो, वो क्या सॉफ्ट नहीं होते, हीट करने पर हार्ड भले हो जाते हैं, पहले ही इतने हार्ड होते हैं। पॉलीमर बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग, ठीक है ना। कौन वाले, थर्मोप्लास्टिक। दे अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग, इनमें बहुत क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हम इस क्लासिफिकेशन के बाद आपको एक ऑर्डर बनवाएंगे, वो ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों पाया जाएगा आपका थर्मोसेटिंग में, टीएस मतलब थर्मोसेटिंग में। फिर उसके बाद पाया जाएगा फाइबर्स में, फाइबर्स में। फिर इसके बाद पाया जाएगा थर्मोप्लास्टिक में,
और फिर इसके बाद पाया जाएगा इलास्टोमर्स में। किसमें? इलास्टोमर्स में। ठीक है ना। ये किसका है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्सेस होते हैं जिनके बेसिस पर आपने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, किसमें स्ट्रांग फोर्स होता है, किसमें वीक होता है, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है ना। चलिए अब हम इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहां से हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब जो एग्जांपल्स कुछ कुछ आए थे हमारे पास, उन एग्जांपल्स को एक एक करके पढ़ेंगे और बनाना सीखेंगे कि वो बनते कैसे। ठीक है ना बच्चों। तो अब चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पॉलीथीन को। किसको? पॉलीथीन को। तो चलिए पॉलीमर देख लेते हैं। पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है हमारे पास बच्चों, इथीन इसका मोनोमर होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथीन की अगर मैं बात करूं तो CH2 है। मैंने कहा सपोज वी टेक एन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन। अगर हमने एन मॉलिक्यूल्स लिए हैं इथीन के, तो इस तरीके से हमारे पास एन मॉलिक्यूल्स होंगे और बॉन्ड टूटता है, जैसा कि पीछे दिखा चुके हैं हम आपको। यहाँ से फ्री रेडिकल बना, बॉन्ड फ्री होकर के दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा ऐसे करके, ये जो एन रिपीटिंग यूनिट होंगी, रिपीट होंगी, और इससे हमारा जो है क्या बन जाएगा बच्चों? पॉलीथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बन जाएगा। तो कैसे बन रही है पॉलीथीन, वो आपको दिखाई दे रहा है? आपको समझ आ रहा है कि पॉलीथीन कैसे बनेगी? ठीक है। अब पॉलीथीन जो होती है मेरे पास, वो दो तरीके की होती है। एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो पहले बात करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन की। लो डेंसिटी पॉलीथीन बच्चों इस तरीके से आप ऊपर भी देख चुके हो। हाई डेंसिटी पॉलीथीन आप इसके यूजेस देख सकते हो, इसमें किया जाता है। अभी हम आपको लिख करके पढ़ा करके भी बताएंगे। लो डेंसिटी पॉलीथीन को हम लोग लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इथाइलिन कॉमन नेम होता है इथीन का, है ना। एलडीपी बोल सकते हैं, एलडीपीई भी बोल सकते हैं। ठीक। मोनोमर इसका यूज किया जाता है कौन? इथीन। इसमें मोनोमर कौन सा यूज करते हैं? इथीन मोनोमर यूज किया जाता है, राइट। चलो इसके बाद में इथीन हमारा है मोनोमर, इथीन ये हो गया हमारे पास। अब इसके हम एन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करवाएंगे। इस तरीके से रिएक्शन रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। बच्चों याद रखेंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए लो टेम्परेचर लो प्रेशर चाहिए। ठीक है ना। देखिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए। ठीक है ना। अच्छा यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन और H2O2 ये हमारे कैटालिस्ट होते हैं। ऑक्सीजन और H2O2 लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं, जबकि हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में हम लोग जगलर नट्टा कैटालिस्ट यूज करेंगे। अभी आपको देखने के लिए मिलेगा TiCl4 और चलें आगे मिलेगा, अभी हम देखते हैं उसको। TiCl4 और C2H5 का होल थ्राइस Al होता है। ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास में क्या बन जाएगी, ब्रांच्ड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसा बन रहा है? ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद में प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए, तो इट इज अ केमिकली इनर्ट। ये हमारी केमिकली इनर्ट होती, किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। इट इज टफ बट मैकेनिकली वीक। ये टफ होती है बट वीक होती है। ठीक। इट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होती है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और यूजेस की बात अगर इसकी करें, तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वैश बॉटल्स, टॉयज, फ्लेक्सिबल पाइप्स, इसमें यूज की जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल में देख सकते हो, इंसुलेशन फॉर केबल्स, पैकेजिंग बैग्स, मेकिंग टॉयज, इन सब में यूज की जाती है। अब आते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन पर। हाई डेंसिटी पॉलीथीन को हम लोग हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन भी बोल सकते हैं। मोनोमर इसमें भी हम लोगों का इथीन ही होगा। क्या होगा? इथीन ही होगा। तो देखो मोनोमर इथीन हो गया हमारे पास में। ठीक है। इसके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेकर के इस तरीके से हमने क्या किया, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाया। रिएक्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो किस पर होती थी? हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर। ये किस पर होगी? लो टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, हाई और लो याद रखिएगा। यहाँ पर कैटालिस्ट यूज करते हैं हम लोग कौन सा? जगलर नट्टा कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट, जो कि कौन सा होता है? जगलर नट्टा कैटालिस्ट होता है। फार्मूला क्या? C2H5 का होल थ्राइस Al, टर्सरी इथाइल एल्युमिनियम जिसको बोलते हैं, और TiCl4। इस पूरे को मिलाकर के जगलर नट्टा कैटालिस्ट बोला जाता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनानी है तो जगलर चीज बना रहे हो, जगलर नट्टा कैटालिस्ट यूज करोगे। ठीक है ना। चलो इस तरीके से ये बन जाती है हमारे पास HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है। ये था मोनोमर और ये हो गया अपना पॉलीमर, राइट। चलो प्रॉपर्टीज की बात करें, इट इज अ ट्रांसल्यूसेंट पॉलीमर। कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट पॉलीमर, केमिकली इनर्ट होता है, एक्सट्रीमली टफ होता है ना। हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। यूजेस की बात करेंगे तो इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स, डस्टबिन्स, बॉटल्स, पाइप्स, इसके बनाने में यूज किया जाता है, राइट बच्चों। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन हमारी यहीं पर हो जाती है क्या? कंप्लीट। एग्जाम्पल देखोगे तो प्लास्टिक की बोतल्स बना रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिक के कंटेनर्स बना रहे हैं, और प्लास्टिक के टॉयज बना रहे हैं, दोनों चीजें बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो इसके बाद हम आते हैं टेफ्लॉन एंड पॉली अक्राइलोनाइट्राइल। टेफ्लॉन हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इसका मोनोमर होगा, तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इसको बोलेंगे। बाकी टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इसका क्या हो जाएगा? मोनोमर। पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन को टेफ्लॉन बोला जाता है, ये पॉलीमर है। व्हाट विल बी द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन? मैंने बताया आपको, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन CF2 डबल बॉन्ड CF2 होगा। अब इसके हम कितने लेंगे? नंबर बहुत सारे, मतलब n नंबर सपोज करेंगे। ठीक है। ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड तोड़ेगा अपना, इस तरीके से यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, एंड रिपीटिंग यूनिट होंगी, और रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड हाई प्रेशर। ऑक्सीजन कैटालिस्ट है, हाई प्रेशर लेंगे, रिएक्शन हो जाएगी। व्हेन सच मॉलिक्यूल्स कंबाइन, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के एक रिपीटिंग यूनिट में टेफ्लॉन बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों? टेफ्लॉन बना देते हैं। क्या टेफ्लॉन समझ आया?
चलिए प्रॉपर्टीज की बात करें, इट इज अ केमिकली इनर्ट। बच्चों देखो केमिकली इनर्ट तो दोनों चीजें, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी पॉलीथीन भी पड़ी थी, लेकिन अगर बेसिकली केमिकली इनर्ट पूछे तो इसी को बताना है आपको, किसको, टेफ्लॉन को। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, यूज्ड एज अ कोटिंग फॉर कुकिंग पैन, जो कुकिंग पैन होते हैं उनकी कोटिंग करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे आप देख सकते हो इनकी जो कोटिंग है उसमें यूज किया जाता है टेफ्लॉन का। सील्स, ऑयल सील्स बनाई जाती हैं, ठीक है ना, ऑयल सील्स बनाई जाती हैं, गैसकेट्स बनाए जाते हैं, ठीक, देखते जाओ। अच्छा, इसके बाद आते हैं पॉली अक्राइलोनाइट्राइल पेन, जिसको ऑर्लान बोलते हैं, जिसको एक्रिलॉन भी बोल सकते हैं। व्हाट विल बी द ऑर्लॉन, तो इसका मोनोमर जो है इसका क्या होगा, अक्राइलोनाइट्राइल होगा। ये पॉली अक्राइलोनाइट्राइल जो है पॉलीमर है, और CH2 डबल बॉन्ड CHCN, जिसको हम लोगों ने विनाइल साइनाइड भी बोला था, विनाइल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा। यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके लिए लिए, इस तरीके से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से इस तरीके का बॉन्ड बनेगा। ऐसी रिपीटिंग यूनिट्स n नंबर ऑफ यूनिट्स रिपीट होकर के क्या बनाएंगी, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल बनाएंगी। क्या बनाएंगी, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल बनाएंगी, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरे पास पॉली अक्राइलोनाइट्राइल। ठीक, चलिए इसके बाद एग्जांपल की बात करें तो यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन कारपेट्स एंड ब्लैंकेट्स, कारपेट्स और ब्लैंकेट्स में वूल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पॉलीअमाइड्स की। तो पॉलीअमाइड में क्या होता है, दीज पॉलीमर्स possessing a amide linkage are important example of synthetic fiber and term as a nylons। अब देखो जरा बच्चों, जो नाइलॉन टर्म है हमारे पास वो कहां से आया है उसकी बात हम लोग करेंगे। वर्ड नाइलॉन इज मेड फ्रॉम नाई, नाई मतलब न्यूयॉर्क, आयन लॉन मतलब लंदन, क्या मतलब लंदन। तो इन दोनों को मिला करके साइमल्टेनियसली द पॉलीमर वाज डिस्कवर्ड इन बोथ द प्लेसेस, दोनों जगह पर ये डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसको नाम नाइलॉन दे दिया गया, ठीक है ना। इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इट इज अ पॉलीअमाइड फाइबर। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। पॉलीअमाइड फंक्शनल ग्रुप इज मेड अप ऑफ एसिड एंड एमीन। पॉलीअमाइड किससे बनता है, एसिड और एमीन से। फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है, यहाँ से एसिड, यहाँ से एमीन, यहाँ से जाएगा आपका OH और यहाँ से जाएगा आपका H, ये निकल गया H2O। व्हेन दे कंबाइन फॉर्म अमाइड लिंकेज एंड लूजेस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कैसे लूज कर रहे हैं देख रहे हैं, ये लूज कर दिया, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे आकर के। ये जो CONH बना बेटा, ये जो CONH यही है आपका क्या, अमाइड लिंकेज। क्या है, अमाइड लिंकेज, इसी को बोलते हैं अमाइड लिंकेज, ठीक है। चलिए, नाइलॉन दो तरीके के होते हैं, नाइलॉन 6 है हमारे पास और नाइलॉन 6 है। क्या है, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6 है। तो पहले नाइलॉन 6 की बात करते हैं बच्चों, इसको परलान एल बोलते हैं, जर्मनी में इसकी डिस्कवरी की गई थी। नाइलॉन 6 में हमारे पास न्यूयॉर्क एंड लंदन, 6 का मतलब है वन रिएक्टेंट विद 6 कार्बन, ठीक है ना, 6 कार्बन, जो कि इसका मोनोमर जो है वो होता है कैप्रोलैक्टम। इट इज अ पॉलीअमाइड फाइबर, टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। कैसे, फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर, जिसको एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम बोला जाता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन पॉलीमर, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर तो 2 स्टेप होते हैं। चलो कैप्रोलैक्टम की बात करेंगे पहले, फॉर्मेशन ऑफ क्या, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ठीक, कैसे बनता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज एप्सिलॉन डैश अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, और एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड बोलते हैं इसको। लेट अस कंसीडर हेक्सेनोइक एसिड। तो ये है हमने अपने पास में हेक्सेनोइक एसिड, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के साथ हेक्सेनोइक एसिड। इसका ये वाला कार्बन देख रहे हो CH2, इसको अल्फा बोलोगे, इसको बीटा बोलोगे, राइट, और इसको अगले वाले को क्या बोलोगे बच्चों, गामा, और उसके वाले अगले वाले को डेल्टा, उसके अगले वाले को एप्सिलॉन। तो ये है एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन अमीनो हेक्सेनोइक एसिड या अमीनो कैप्रोइक एसिड क्यों बोला जा रहा था, देखना जरा। होता क्या है, रिप्लेस रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम ऑन एप्सिलॉन कार्बन एटम बाय NH2 ग्रुप। तो ये देखो जरा, हमने क्या कर दिया, इसको हटा करके यहाँ NH2 ग्रुप लगा दिया इसमें, एक हाइड्रोजन को हटा करके, ठीक है ना। तो ये बन गया एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड और एप्सिलॉन अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। ठीक, अब इससे क्या करते हैं हम, इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे, कैसे, ऐसे करके। तो यहाँ बन जाएगा CONH, क्या बन जाएगा, CONH, साइक्लाइजेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और ये बन जाएगा इस तरीके का पॉलीमर। इसी को बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। ये कैप्रोलैक्टम जो है ये मोनोमर है, किसका मोनोमर है, नाइलॉन 6 का, है ना, नाइलॉन 6 का। अब इससे कैसे बनता है नाइलॉन 6, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, 533 से 543 केल्विन टेम्परेचर, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में 405 घंटे के लिए इसको रिएक्शन कराते हैं। ये बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूट करके ये बन जाता है हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप। ठीक, तो यही है अपना नाइलॉन 6। व्हेन सच रिपीटिंग ग्रुप कंबाइन वी गेट अ पॉलीमर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये रहा अपना पॉलीमर नाइलॉन 6। ठीक है बच्चों, देख सकते हो यहाँ से कैसे निकल के आएगा, ये न्यू आएगा, ऐसे करके, ठीक है ना। बढ़िया है, जबरदस्त एकदम। चलिए, नाइलॉन 6, आगे चलते हैं बच्चों। नाइलॉन 6 की बात करते हैं। तो नाइलॉन 6 न्यूयॉर्क एंड लंदन, और 6 का मतलब 2 रिएक्टेंट हैविंग 6 कार्बन ईच। जैसे कि इसके जो 2 मोनोमर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एक होता है एडिपिक एसिड। अभी दिखाते हैं आपको। इट इज अ पॉलीअमाइड फाइबर, और इसके मोनोमर कितने होते हैं बच्चों, 2 मोनोमर होते हैं, ठीक है ना। एक तो इस तरीके से अमाइड लिंकेज इसमें देखने के लिए मिलेगी, एडिपिक एसिड, जिसको दूसरा जो है हेक्सामिथाइलिन डायमीन होता है। तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन को देखते हैं नाइलॉन 6 कैसे बनता है। ये है आपके पास एडिपिक एसिड COOH,
टर्मिनल पर COOH और बीच में CH2 का होल 4 मतलब 6 कार्बन का हो गया। हेक्सामिथाइलिन डायमीन में क्या है, टर्मिनल पर NH2 ग्रुप और बीच में हेक्सामिथाइलिन, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से OH यहाँ से H निकल करके क्या होगा, वेरियस मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और सीधे सीधे 373 केल्विन टेम्परेचर पर ये बनेगा आपके साथ में इस तरीके से कंपाउंड, देख रहे हो। यहाँ से अब निकलेगा वाटर N+N+O- नाइलॉन सॉल्ट बन गया। ठीक, अब ये जो नाइलॉन सॉल्ट बना इसी में से क्या होगा, H2O का रिमूवल कैसे करके होगा देखना जरा। यहाँ से ये H2O पॉलीमराइजेशन जब होगा तो H2O का रिमूवल, यहाँ से H2O का रिमूवल हुआ तो ये देखो CONH बचा, क्या बचा, रिमूवल कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है देखो जरा। ये H2O निकला बच्चों, तो यहाँ से क्या हो गया, CONH बचा, ये CO बचा, ये NH बचा, तो CONH ऐसे ही करके आगे अगले मॉलिक्यूल में भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास ये चीजें आ गई, राइट। चलो बच्चों, इसके बाद बात करते हैं टेरिलीन और मेलामाइन की। इसकी बात करते हैं बच्चों, टेरिलीन और मेलामाइन की। चलिए देखो टेरिलीन, बच्चों इसको हम लोग डेक्रॉन भी बोलते हैं, इन यूएसए इसको डिस्कवर किया गया था। फॉर्मेशन टेरिलीन इन्वॉल्व कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसके फॉर्मेशन में भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व होता है क्योंकि इसमें भी रिमूवल होता है किसी स्मॉल मॉलिक्यूल का। ये एक पॉली ईस्टर है बच्चों, इसके ऊपर पॉलीअमाइड पढ़ रहे थे, ये क्या है हमारा पॉली ईस्टर है, राइट। तो चलो फिर, पॉली ईस्टर हैज मेनी ईस्टर फंक्शनल ग्रुप्स, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं, कौन से वाले, ईस्टर। ठीक, अब एसिड और अल्कोहल के इसमें से जब हम पानी निकालते हैं, वाटर रिमूव करते हैं, तभी हमारा ईस्टर ग्रुप बनता है, क्योंकि ईस्टर ग्रुप हमारे पास क्या होता है, RCOOR। कैसे बनता है देखो जरा, वाटर यहाँ से निकालेंगे, एसिड एंड अल्कोहल कंबाइन टू फॉर्म ईस्टर लिंकेज बाय लूजिंग वन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लूज हो रहा है, देखो जरा कैसे करके, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल अपना हो गया रिमूव, ठीक है ना, ये बन गया ईस्टर, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पर जो है ऑक्सीजन छूट गया है, उसको जो है आप लोग कंसीडर कर लेंगे, H2O निकला ना, यहाँ का OH यहाँ का H, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ईस्टर बन गया, क्या बन गया, ईस्टर, इसी को बोलते हैं ईस्टर लिंकेज। चलिए अब देखते हैं इसमें फॉर्मेशन होता कैसे बेसिकली, ठीक है ना। तो देखिए जरा, मोनोमर ऑफ फॉर टेरिलीन आर इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिफ्थैलिक एसिड। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरिफ्थैलिक एसिड जो है ये होते कैसे हैं इनको देखते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल तो आप लोग पढ़ चुके हैं कई बार, CH2H को इथाइलिन ग्लाइकॉल, और टेरिफ्थैलिक एसिड आपने शायद नहीं पढ़ा है, तो चलिए यहाँ पर टेरिफ्थैलिक एसिड को देख लेते हैं। ये है अपना टेरिफ्थैलिक एसिड, बेंजीन की रिंग के ऊपर आमने सामने वाली पोजीशन पर हम COH ग्रुप लगा दें तो उसको टेरिफ्थैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, OH यहाँ से, OH यहाँ से इस तरीके से निकलेगा, ठीक है ना। तो OH एसिड का होता है, याद रखिएगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा हुआ है। तो एस्टरिफिकेशन इस तरीके से होगा, यहाँ से जो है डिहाइड्रेशन होगा और ये कंपाउंड बनेगा। जब ये OH निकल जाएगा यहाँ से तो बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास ईस्टर, क्या बन जाएगा, ईस्टर। कैसे, ये निकल गया देखो OCO और बाकी इधर के कंपाउंड बन गए, तो ये इस तरीके से बना अपने पास ईस्टर, राइट। अब ये ईस्टर में आप देखिए जरा एक चीज यहाँ पर समझिए, इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ डाईमिथाइल टेरिफ्थैलेट, DMT जिसको बोला जाता है। टेरिलीन का नाम डेक्रोन भी आपने सुना है। अब बात करते हैं मेलामाइन या मेलामैक की। तो मेलामाइन जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड और किससे मिलकर के बना होता है बच्चों, बना होता है हमारा मेलामाइन से मिलकर के, ठीक है ना। मेलामाइन जो है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और ये एक कंपाउंड है, इससे मिलकर के कैसे करके बनता है जरा ध्यान देना। ये जो स्ट्रक्चर है रेजिन इंटरमीडिएट बना है, इसको हम लोग जो है इस तरीके से चेंज करते हैं, डिहाइड्रेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो ये बन जाता है मेरा क्या, मेलामाइन। ये क्या है, मेलामाइन है, ठीक है ना। यूजेस क्या है इसके, क्रॉकरीज में यूज किया जाता है इसका, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं बनेगा। पॉलीस्टर्स की बात करें और बेकेलाइट की बात करें, तो पॉलीस्टर में हमारे पास डेक्रोन और टेरिलीन था, ये कंडेंसेशन को पॉलीमर थे हमारे पास। डेक्रोन और टेरिलीन इज द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ पॉलीस्टर्स, जो कि हम आपको पीछे दिखा चुके हैं, तो इसीलिए इसको अब यहाँ पर नहीं बनाएंगे। बात करते हैं बच्चों बेकेलाइट, जो कि हमारा पॉलीमर होता है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का, इसका फिनॉल का और फॉर्मेल्डिहाइड का को पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। को पॉलीमर क्यों बोला, क्योंकि दो मोनोमर से मिलकर के बना है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास फिनॉल, ये हो गया अपने पास में फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। व्हेन वेरियस मॉलिक्यूल्स आर रिएक्ट विद ईच अदर, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है और यहाँ पर CH2OH बनता है। अब इसके बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं और यहाँ से H2O का रिमूवल होता है। यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से H2O का रिमूवल होता है, बीच में CH2 यूनिट बचती है। क्या बचता है, CH2 यूनिट बचती है। कैसे करके बनेगी देखेंगे जरा, इस तरीके से ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बना, पॉलीमराइजेशन कराया गया, यहाँ से इस तरीके से कंडेंसेशन हुआ और कंडेंसेशन होकर के ये जो है नोवालैक बना, जो कि लीनियर पॉलीमर है। इसी नोवालैक में और फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग मिलाएंगे अभी, तो बन जाएगा हमारा क्या, नोवालैक था, नोवालैक में और फॉर्मेल्डिहाइड हमने मिलाया, ठीक है। NHCHO यहाँ पर छूटा है बच्चों, उसको आप कंप्लीट करिए, NHCHO इसको मिलाया, तो इसको क्या बोलेंगे हम,
इस तरीके से जब और मिलाएंगे इसमें तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। यही स्ट्रक्चर जो है क्रॉस लिंकिंग इसमें अब पाई जाएगी। ये जो CH2 यूनिट से जुड़ करके बना ये है हमारे पास बेकेलाइट, और इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलते हैं, राइट। चलिए एग्जाम्पल्स, मतलब इसके यूज कहाँ? इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, प्लग्स बनाने में यूज किया जाता है किसका? बेकेलाइट का। सीडीज बनाने में यूज किया जाता है बेकेलाइट का। ग्रामोफोन बनाने में यूज किया जाता है बेकेलाइट का। बर्नेसेस बनाने में यूज किया जाता है बेकेलाइट का। अब आते हैं बच्चों नेचुरल रबर और बल्केनाइजेशन ऑफ रबर की बात करते हैं। तो नेचुरल रबर और बल्केनाइजेशन ऑफ रबर को हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कोपॉलीमराइजेशन बोलते हैं, है ना। तो कोपॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? is a polymerization reaction in which a mixture of different type of monomeric species are allowed to polymerize। हमने आपको बताया था डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स यूज किए जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, कोपॉलीमराइजेशन। तो चलिए जरा यहां से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, इससे बनता है हमारा एक पॉलीमर जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यूना एस, जो कि क्या है? कोपॉलीमर है, क्योंकि दो मोनोमर से मिलकर के बनता है। रबर में बच्चों नेचुरल रबर की बात करते हैं, यह है हमारे पास प्लांट से निकाली जाती है नेचुरल रबर, ऑब्टेन्ड एज अ लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री। कहां से? रबर ट्री से लेटेक्स ऑब्टेन्ड किया जाता है। कोलाइडल सस्पेंशन होता है, लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन है। अब आइसोप्रीन क्या होता है? तो बच्चों 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन को आइसोप्रीन बोलते हैं। इसको 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन को आइसोप्रीन बोलते हैं। यह है हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, ठीक। अब इस 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन जिसको आइसोप्रीन बोला, इससे कैसे बनेगा नेचुरल रबर उसको देखिए। वेरियस मॉलिक्यूल्स इसके पॉलीमराइज होंगे, पॉलीमराइज होने के बाद जो डबल बॉन्ड है वो टूटेंगे और यहाँ पर इस तरीके का पॉलीमर बनेगा जिसको पॉली आइसोप्रीन बोलेंगे या नेचुरल रबर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का पॉलीमर हमारे पास बन जाएगा, राइट। सिस पॉली आइसोप्रीन इसको बोला जाता है। बच्चों याद रखिएगा ट्रांस पॉली आइसोप्रीन जो होती है उसको गटा पार्चा बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? गटा पार्चा बोलते हैं, ठीक है। सिंथेटिक रबर की बात करते हैं, इसमें हम प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज एंड लेबोरेटरीज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, इट इज नॉन इलास्टिक एंड क्रिस्टलाइन। ये जो है हमारे पास में अगर सिंथेटिक रबर की बात करोगे तो, ठीक है। ट्रांस पॉली आइसोप्रीन जिसको हमने अभी बोला क्या? गटा पार्चा बोलते हैं। ट्रांस पॉली आइसोप्रीन को क्या बोलते हैं बच्चों? गटा पार्चा बोलते हैं, ठीक है। बल्केनाइजेशन ऑफ रबर, देखिए बच्चों इसमें जो है इसकी डिस्कवरी की थी चार्ल्स गुडियर ने। चार्ल्स गुडियर ने 1839 में इसकी डिस्कवरी की थी। नाम था साइंटिस्ट का चार्ल्स गुडियर। इन्होंने क्या किया? नेचुरल रबर जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है एंड स्टिकी होती है, तो ड्रॉबैक क्या होता है? लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, नॉन रेजिस्टेंट होती है। इन सारी चीजों को दूर करने के लिए बल्केनाइजेशन किया जाता है। देयरफॉर बल्केनाइजेशन प्रोसेस इज डन। तो क्या करेंगे? इट इज डन बाई हीटिंग रॉ रबर विद 3 to 5% सल्फर। बच्चों भूल मत जाइएगा, 3 to 5% सल्फर एट 100 डिग्री टू 150 डिग्री सेल्सियस, है ना। याद रखिएगा क्या मिला करके बल्केनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं? तो सल्फर मिला करके करते हैं, ठीक है ना। चलिए सल्फर अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग, सल्फर की वजह से क्या होती है? क्रॉस लिंकिंग होती है, फॉर्मेशन ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। देखेंगे कैसे फॉर्म होगा। इस तरीके से ये क्रॉस लिंकिंग होती है और ये डाई सल्फाइड बॉन्ड बन जाता है, ठीक। इस तरीके से आप देख सकते हो ये डाई सल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। 5% सल्फर इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स, टायर्स के बनाने में भी 5% सल्फर यूज किया जाता है, ठीक है। वेरियस सिंथेटिक रबर विच इज टू बी स्टडीड आर एज फॉलोज। SBR, ठीक। ब्यूटाइल रबर, सिंथेटिक रबर की अब बात करते हैं बच्चों, इसकी बात करते हैं, सिंथेटिक रबर की बात करते हैं। तो सिंथेटिक रबर बच्चों ज्यादा नहीं बचा है, बस खत्म हो रहा है। एग्जांपल्स में क्या है? नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन। बच्चों याद रखिएगा नियोप्रीन इज अ पॉलीमर और मोनोमर इसका होता है क्लोरोप्रीन। क्या होता है? क्लोरोप्रीन। नियोप्रीन इज अ पॉलीमर, नियोप्रीन क्या है बच्चों? पॉलीमर। और इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? क्लोरोप्रीन होता है। क्या? पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। ये क्लोरोप्रीन क्या है बच्चों? मोनोमर है। क्या है? मोनोमर है ना बच्चों, मोनोमर है। और पॉलीमर क्या है? नियोप्रीन है, ठीक। तो इसके पॉलीमराइजेशन से बनता है। क्लोरोप्रीन क्या होता है? 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन। बच्चों पढ़ा था 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन वो था हमारा आइसोप्रीन, और क्लोरोप्रीन क्या है? 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन, उसको क्लोरोप्रीन बोला जाता है, ठीक है। 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन। इससे इस तरीके से हमारे पास में एक रबर बनती है पॉलीमराइजेशन से जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियोप्रीन बोलते हैं। कैसी रबर है बच्चों? सिंथेटिक रबर है। कैसी है? सिंथेटिक रबर। एग्जांपल में ब्यूना एस लेते हैं तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन। कई बार पढ़ चुके हैं आप। ये है 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस ये है मेरे पास में स्टाइरीन, ठीक। इसमें क्या होता है? यहाँ से आपका पॉलीमर बनता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से क्या हो जाएगा? आपका पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे स्टाइरीन। ब्यूना एन की बात करें तो ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ द 1,3-ब्यूटाडाइन एंड अक्राइलोनाइट्राइल। तो 1,3-ब्यूटाडाइन और अक्राइलोनाइट्राइल, इससे क्या बन जाएगा? इस तरीके का पॉलीमर। ये जो CN लगा है बच्चों, CH पे लगा है, इस पर CH पर लगा है, ठीक है ना। चलिए ये हो गई सिंथेटिक रबर। अब बच्चों यहाँ पर एक बात करते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स।
तो नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर में क्या डिफरेंस होता है? प्रीपेयर्ड इन नेचर वूल, सिल्क, जूट जिसकी बात करते हैं, प्रीपेयर्ड इन द लैब्स नाइलॉन, टेरिलिन, बेकेलाइट, ईटीसी, ये एग्जांपल होते हैं इसके। नॉट ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ, नेचुरल पॉलीमर की कोई लेंथ जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। कैन बी ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ, ये जो होते हैं सिंथेटिक वाले यूनिफॉर्म लेंथ के बनाए जा सकते हैं। नेचुरल पॉलीमर जो होते हैं हमारे वेरी हाई एफिनिटी फॉर सल्फर एंड वेट डाइस, जबकि सिंथेटिक में लो एफिनिटी होती है सल्फर और वेट डाइस के लिए। फिक्सिंग क्वालिटी इज लो, फिक्सिंग क्वालिटी इज हाई। ठीक है, अब बच्चों लास्ट टॉपिक आता है अपने पास में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का, इसका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में बच्चों हमें सिर्फ दो पॉलीमर पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है आपका, चले अभी दो पॉलीमर आपको जो है पीएचबीबी मिलेगा देखने के लिए, और एक पॉलीमर और पढ़ेंगे हम लोग नाइलॉन 6, नाइलॉन 10। ठीक है ना, नाइलॉन। चलें, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का क्या मतलब होगा बच्चों? द पॉलीमर्स दैट डिग्रेड क्विकली इन लिविंग सिस्टम बाय एंजाइमेटिक केमिकल रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं इनको? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद में आते हैं हम लोग आगे डिस्कस करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के यूजेस को। ठीक, इट इज यूज्ड इन स्पेशली पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैप्सूल्स। अब इसके बाद एग्जाम्पल में पहला है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, पीएचबीपी। डर गए ना? बहुत बड़ा नाम है बच्चों। नहीं, देखो जरा मैं बताता हूं आपको, अगर आप डर गए हो तो मैं बताता हूं आपको बच्चों। ब्यूटाइरेट का मतलब होता है इसमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ब्यूटाइरेट मतलब इसमें 4 कार्बन होंगे, वैलेरेट का मतलब होता है 5, इसमें 5 कार्बन होंगे। ठीक है ना, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो क्या मिला? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन का एसिड, और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड 5 कार्बन का एसिड। ठीक है ना, देखो जरा ये हो गया आपके पास में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो गया आपके साथ हाथ में 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। बच्चों एक चीज गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। क्या बच्चों? ये जो OH है ना अपना, वो यहाँ नहीं होगा, कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही, 3 पोजीशन पर यहाँ पर होगा। राइट बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इनके पॉलीमराइजेशन से क्या होता है, ये इस तरीके का पॉलीमर बन जाता है। ठीक है ना, ये इथाइल ग्रुप जो है वो आपका नीचे आ जाता है, बॉन्ड बनता है इसके बीच में। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है? OH यहाँ से, H यहाँ से, O बीच में आ जाता है आपका, इस तरीके से बनता है। ठीक है ना, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इसका लेंगे तो वो होता है हमारे पास नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 का, है ना, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये किससे बनता है? इसमें एक में होंगे 2 कार्बन, एक में होंगे 6 कार्बन। इट इज पॉलीअमाइड ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलीमराइजेशन ऑफ द ग्लाइसिन, जो कि क्या है, एक अमीनो एसिड है, और अमीनो कैप्रोइक एसिड से बनाते हैं इसको। ठीक है ना, तो अमीनो कैप्रोइक एसिड याद रखेंगे आप, और ग्लाइसिन तो NH2CH2COH, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, स्वीटेस्ट अमीनो एसिड, ए कायरल अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। यार कोई क्वेश्चन पूछो, सबका आंसर क्या है? ये ग्लाइसिन ही तो है। पढ़ा है कहां पर आपने? बायोमॉलिक्यूल में। ठीक है ना, यहाँ से क्या O, यहाँ का H, यहाँ का OH मिलके H2O निकालेंगे, बन जाएगा CONH, कुछ इस तरीके से, है ना। अब देखो इसमें क्या था, ये बच्चों 2 कार्बन का था इसलिए 2 बोला, ये 6 कार्बन का था इसलिए 6 बोला, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 नाम था। पीएचबीबी एंड नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ठीक है, पीएचबीबी पॉलीमर क्या है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, पीएचबीबी। और को पॉलीमर है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ऐसे बनता था आपका, हमने आपको दिखा तो पहले ही दिया था, इस तरीके से आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। व्हेन वेरियस मॉलिक्यूल्स कंबाइन, जब ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ से H2O निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, और ये बन जाएगा। ये जो बना है मेरा, ये COO लिंकेज है, तो ये क्या है? ईस्टर। क्या है बच्चों? ईस्टर है। कौन? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये है अपना ईस्टर। और अगर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 की बात करो तो ये बनता है ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड से, है ना। और ये है आपका अमाइड, डिहाइड्रेशन पॉलीमराइजेशन के बाद CONH बनेगा, ये है अपना अमाइड। इसमें पाई जा रही क्या? अमाइड लिंकेज। तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 ये बन गया आपके पास में अमाइड। क्या बन गया? अमाइड बन गया। बात समझ में आई बच्चों? बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़ लेते हैं, चैप्टर अपना हो गया बच्चों खत्म। दे कैन अंडरगो बैक्टीरियल डिग्रेडेशन, इसके बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द इन्वायरमेंट। एग्जांपल्स की बात करें तो ड्रग रिलीज मटेरियल्स या ड्रग रिलीज मैट्रिसेस, जैसा कि कैप्सूल बनाने में यूज किया जाता है, हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था ऊपर, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होना जरूरी है, इसको हम खाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, पैकेजिंग ऑफ ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, जो भी हमारी ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस होती हैं उनकी पैकेजिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा सर्जिकल सूचर जो दिए जाते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब बच्चों पूरी चैप्टर की समरी देखते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा था। ठीक है ना, पूरे चैप्टर की समरी देखते हैं क्या क्या पढ़ा था। पॉलीप्रोपीन हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, प्रोपीन इसका मोनोमर था इस तरीके से। मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स, टॉयज, पाइप्स, फाइबर, CTC बना सकते हैं। पॉलीस्टाइरीन पढ़ा था, स्टाइरीन इसका मोनोमर था, इस तरीके का स्ट्रक्चर था।
इन एज इंसुलेटर, रैपिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चर ऑफ द टॉयज, रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स, इसमें यूज कर सकते हैं इसका। ये चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, ठीक है ना। चलिए, दूसरा है हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl हुआ करता था हमारे पास। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है, मैन्युफैक्चर ऑफ रेनकोट्स, हैंड्स, बैग्स, विनाइल फ्लोरिंग, वाटर पाइप्स, ये सब बनाते हैं। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया NH2CO NH2 प्लस फॉर्मेल्डिहाइड HCHO मिलकर के ये बनता था फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड शीट्स, इसको बनाने में यूज करते हैं। गिलिप्टल हमारा क्या था, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, जबकि टेरिलीन क्या था, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिक थैलिक एसिड, राइट। मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड लेक्वर्स में यूज किया जाता है गिलिप्टल का। बेकेलाइट का यूज हम लोग करते हैं, बनना होता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से, और इसका हम लोग यूज करते हैं अनब्रेकेबल कप्स एंड लैमिनेटेड शीट्स बनाने में, राइट बच्चों। इस तरीके से बच्चों बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन के साथ, अच्छे तरीके से, स्पीडी तरीके से 5 नंबर आपने नीट एग्जाम में कंफर्म कर लिए, अगर आपने आज की इस क्लास को अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर लिया। और मुझे लगता है ग्रेस्प तो हो ही गया होगा आपको, इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन था आपके सामने, ठीक है ना बच्चों। तो ये चैप्टर आपका 5 नंबर आपको देकर के जाएगा। अब लास्ट चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों बचा है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी और उस जर्नी को हम लोग बहुत ही जल्दी पूरा करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको पूरी की पूरी क्या की गई है, सिखाई गई है, ठीक है ना बेटा। तो सारी चीजें आपको सिखाई गई हैं, सारी चीजें आप लोगों ने सीखी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और चीजों को सीखते रहेंगे, ठीक है ना बेटा। मिलते हैं फिर लास्ट क्लास में अपनी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों।